अजय बिसारिया ने एक बहुत ही जबरदस्त खुलासा किया अपनी इस किताब में, क्योंकि अजय बिसारिया इस सब का, ये जो कुछ घट रहा था 27 फरवरी 2019 को, उससे पहले उसके बाद जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच घट रहा था, उसके वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसके वो गवाह हैं, सबूत हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी किताब में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्या आपको 27 फरवरी साल 2019 की रात याद है? आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसा सवाल किया। भला जनवरी 2024 में कोई साल 2019 में 27 फरवरी की रात को कैसे याद रखेगा? लेकिन अगर मैं आपको एक हिंट दूं तो बहुत संभव है कि आपको शायद 27 फरवरी 2019 की रात की कुछ याद आ जाए। दरअसल यह रात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि यह एक कत्ल की रात थी। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2019 के लिए कहा था कि यह रात एक कत्ल की रात थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक जर्नलिस्ट ने अपने इंटरव्यू में यह पूछा उनसे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि आपने इस रात को कत्ल की रात क्यों कहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था वो एक रात थी, उस रात के कई राज हैं, राज को राज ही रहने दो। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राज को राज ही रहने दो, लेकिन ये राज अब खुल गया है। वो कत्ल की रात का जो राज है अब खुल गया है, देश और दुनिया के सामने वो राज आ गया है। और वो राज क्या है? वो राज ये है कि दरअसल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छुड़वाने के लिए उस रात भारत ने पाकिस्तान को साफ तौर पर कह दिया था कि अगर उसने कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को रिहा नहीं किया और अगर कैप्टन वर्धमान को एक खरोंच भी आई तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। और यह तमाम खुलासा हुआ है दरअसल पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया की एक किताब से। अजय बिसारिया ने एक बहुत ही जबरदस्त खुलासा किया अपनी इस किताब में, क्योंकि अजय बिसारिया इस सब का, ये जो कुछ घट रहा था 27 फरवरी 2019 को, उससे पहले उसके बाद जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच घट रहा था, उसके वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसके वो गवाह हैं, सबूत हैं। और इसीलिए उन्होंने अपनी किताब में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और अजय बिसारिया के इन खुलासों से, उनकी किताब में ये जो खुलासे हुए हैं, उन खुलासों से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल कितने कड़े प्रशासक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कैसे एक कड़ा रुख अपनाकर पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। आज मैं आपको इस खुलासे के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो 27 फरवरी 2019 की रात के, कत्ल की रात के राज और इस पूरे राजफाश को समझने के लिए आपको एक बार फिर से पीछे जाना पड़ेगा। आपको कुछ तारीखों का इतिहास एक बार फिर से खंगालना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि दरअसल किस तरह से एक एक घटना घट रही थी, और उसके बाद पूरी तस्वीर जो है आपकी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट हो जाएगी। आपको 3 तारीख बता रहा हूं, 14 फरवरी 2019, 26 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2019। ये 3 तारीख हैं जो इस पूरी जो कहानी है उसकी कड़ी के अहम तारीख हैं, अहम दिन हैं। और इनमें 27 फरवरी वो दिन था जिस दिन दरअसल भारत के जो विंग कमांडर कैप्टन अभिमन्यु जो हैं वो उस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में थे, पाकिस्तान की जेल में थे। और भारत में सब लोग बेचैन थे कि आखिर इन जो विंग कमांडर अभिनंदन है उनका क्या होगा। क्या पाकिस्तान उनको जान से मार देगा? क्या पाकिस्तान उन्हें छोड़ेगा? और उनको छोड़ने के बदले में क्या पाकिस्तान भारत को ब्लैकमेल करेगा? क्योंकि इस तरह का हम पहले भी देखते आए हैं, जब कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है कि भारत को घुटने पर लाया जाए, भारत को दरअसल जो है इस तरह से नीचा दिखाया जाए। सोचिए कि भारत का एक वीर जवान जो है, भारत का एक वीर पायलट जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान उसको यातनाएं दे और
भारत में मीडिया में और दुनिया भर के मीडिया में उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए ताकि मोदी की नाक कट जाए। ये सब चीजें, सारी आशंकाएं जो हमारे सामने थी कि कैसे मोदी को और भारत को पाकिस्तान नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, तो इसलिए इस रात को कत्ल की रात कहा गया। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत ने कुछ ऐसा कदम उठाया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के नेता, वहां के सेनाध्यक्ष जो हैं, उनके पैर कांपने लगे। वो लोग जो है पसीने पसीने हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरा जो है सीसीटीवी वहां नहीं लगा था, लेकिन खुद पाकिस्तान के जो सांसद हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, वो पाकिस्तान की संसद में ये सब कुछ कह चुके हैं। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके शब्द है जो मैं बता रहा हूं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम को चलिए समझने के लिए आपको एक बार फिर याद दिलाता हूं। दरअसल 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था और अजय विसारिया ने अपनी किताब में क्या खुलासा किया है। आपको अच्छी तरह से याद होगा 14 फरवरी 2019 ये एक ऐसा दिन था जिस दिन जो है भारत के जो एक सुरक्षा बलों का जो कॉन्वे था, वो जब पुलवामा से गुजर रहा था, ठीक उसी वक्त जो है वहां पर उस सुरक्षा बलों के दस्ते पर हमला होता है। बहुत भयंकर हमला होता है। ऐसा हमला होता है कि जिसमें भारत के 40 जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये इतना भयंकर हमला इससे पहले भारत के सुरक्षा बलों पर पाकिस्तान की ओर से कभी नहीं हुआ था। पूरा देश हिल गया क्योंकि उसके बाद देश में चुनाव थे। और जब मैं पुलवामा के आतंकी हमले की बात कर रहा हूं तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए, आपको यह सब भी याद आ जाएगा कि किस तरह से ये वही पुलवामा का आतंकी हमला है जिसको लेकर आज सत्यपाल मलिक जो है झूठी झूठी कहानियां बताते हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं। ये वही पुलवामा का जो है आतंकी हमला है जिसको लेकर पाकिस्तान और जो है भारत विरोधी ताकतें अक्सर ये झूठा प्रचार करती हैं कि दरअसल पाकिस्तान तो नहीं करता, माफी चाहता हूं, पाकिस्तान नहीं करता, लेकिन भारत में जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो ये कहती है कि तो चुनाव जीतने के लिए जो है ये दरअसल पूरा हमला जो है भारत की तरफ से करवाया गया था, शायद भारत ने इसको हमले को अंजाम दिया था। इस तरह से भारत विरोधी ताकतें कहती है। हालांकि पाकिस्तान तो साफ तौर पर ये संसद में पाकिस्तान में स्वीकार कर चुका है कि यह हमला पाकिस्तान की ओर से कराया गया। बहरहाल इस राजनीति को थोड़ा छोड़ देते हैं, मूल मुद्दे की बात पर आते हैं। मूल मुद्दा क्या है? 14 फरवरी 2019 को भारत में पुलवामा में भारत के सुरक्षा बलों पर एक बड़ा आतंकी हमला होता है। 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। पूरे देश में गुस्सा था कि आखिर भारत क्या करेगा। भारत के लिए यह बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। भारत ने इंतजार किया। इससे पहले भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका था, लेकिन इस बार भारत ने थोड़ा सा इंतजार किया और 14 फरवरी को जो कुछ हुआ था उसके बदले में भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। जी हां, बालाकोट में भारतीय वायुसेना के जो विमान थे वो अंदर तक गए और बालाकोट में वो एयर स्ट्राइक करके आए और बाकायदा वहां जो आतंकी कैंप थे, करीब करीब 40 से ज्यादा आतंकी कैंप थे, उनको ध्वस्त कर दिया। तो भारत ने एक तरह से एयर स्ट्राइक की और वहां पर जो पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च पैड थे आतंकवादियों के, उनको भारत ने ध्वस्त कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है कुछ और गतिविधियां होती हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा दोपहर को ये 26 तारीख को होता है और 27 तारीख को अचानक खबर आती है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ विमान जो हैं वो और सीमा पर जो हैं और नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ से जो है कुछ ना कुछ गतिविधियां चल रही हैं। और ऐसे में भारत का एक फाइटर प्लेन जिसको उड़ा रहे थे भारत के विंग कमांडर जो अभिनंदन है वो उड़ा रहे थे। तो विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो अपने MiG-21 विमान में पाकिस्तान का जो एक F-16 विमान था वो उसका पीछा करते करते वो भारत की जो नियंत्रण रेखा थी और जो सीमा थी उसको वो लांग गए। और लांगे दोनों विमानों के बीच F-16 और ये जो MiG-21 है, इन दोनों के बीच में डॉग फाइट हो रही थी। डॉग फाइट जो हवा में जो विमानों के बीच, जो लड़ाकू विमानों के बीच जो लड़ाई होती है, उस तरह की डॉग फाइट हो रही थी। अब इस डॉग फाइट में सोचिए कि जो अभिमन्यु वर्धमान के पास जो विमान था वो उतना उन्नत नहीं था। पाकिस्तान के पास जो F-16 था बहुत उन्नत किस्म का था। दोनों के बीच डॉग फाइट होती है। तो इस डॉग फाइट में भारत के पायलट अभिनंदन वर्धमान वो पाकिस्तान के जो F-16 विमान को मार गिराते हैं अपने MiG-21 विमान से। पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकारा नहीं कि भाई उसका जो F-16 है वो गिर गया है, वो दरअसल F-16 उसका जो है वो इस लड़ाई में मारा गया है। पाकिस्तान ने इसको स्वीकारा नहीं, लेकिन बाद में कई तस्वीरें आ गई, कई खबरें ऐसी आई जिसमें पता चला कि पाकिस्तान इस खबर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो अभिनंदन वर्धमान है वो
पाकिस्तान के नियंत्रण वाला जो हिस्सा था वहां पर जाकर गिर गए। और उसके बाद जो वीडियो आया था वो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वहां पर कुछ लोग एकदम से जुटते हैं और वो अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लेते हैं, उनको कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उसके बाद उनको उठाकर ले जाया जाता है। ये जब दृश्य पूरे भारत ने देखा था तो सब लोग सन्न रह गए थे, सबको लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हो रहा था कि कैमरे के ऊपर भारत का एक वीर जो सिपाही है, एक वीर पायलट है, वो पाकिस्तान के कब्जे में दिख रहा है, कैमरे में इस तरह से दिख रहा है। सभी भारतीय बहुत बेबस थे, उनका खून जरूर खौल रहा था लेकिन सभी बेबस थे। अब उसके बाद तमाम तरह के सवालों की झड़ी लग गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये अजय बिसारिया ने अपनी किताब में खुलासा किया है और यही थी वो कत्ल की रात। दरअसल इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। भारत ने यह कहा कि हम अभिनंदन को हर हालत में वापस चाहते हैं और अभिनंदन के साथ ना कोई मारपीट होगी, ना उनके ऊपर कोई खरोच आएगी। यह भी कहा गया कि जो जिनेवा जो कन्वेंशन है उसका पालन किया जाना चाहिए और उसी जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो अभिनंदन है उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन वगैरह को मानता नहीं, वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बार भारत की तरफ से जो कुछ कहा गया था वो भारत ने बड़ा सीरियसली कहा था और ये पाकिस्तान को समझ आ गया था। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को साफ तौर पर कह दिया था, और पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत ने दुनिया के कई देशों के जो अहम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन तक संदेश पहुंचा दिया था, अगर अभिनंदन को खरोच भी आई तो फिर दरअसल पाकिस्तान का अंजाम बुरा होगा। भारत ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। अजय बिसारिया की जो किताब है उसमें जो तथ्य सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इस बात की पुख्ता सूचना थी, पाकिस्तान की सेना के पास इस बात की पुख्ता सूचना थी कि भारत ने अपनी 9 मिसाइलें जो हैं पाकिस्तान की तरफ उनका रुख मोड़ दिया और वो 9 मिसाइलें तैयार हैं। भारत ने कह दिया था कि अब जो है हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद क्या, उसके बाद अजय बिसारिया की किताब में इस बात का खुलासा है कि ये सब कुछ होने के बाद जब ये सब सूचना गई तो उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के जो सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा हैं वो सब एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको अब डर लगने लगा कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान का क्या होगा। देखिए इससे पहले क्या होता था, भारत में लोगों को यह डर दिखाया जाता था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान भारत को डर दिखाता था कि उसके पास परमाणु बम है और अगर उसने हमला कर दिया तो भारत क्या करेगा, इस तरह का डर दिखाया जाता था। लेकिन इस बार कहानी उल्टी हो गई। इस बार भारत ने कहा कि वो भारत डर नहीं दिखा रहा था, बल्कि भारत ने बड़ी गंभीरता से कहा था कि अपनी मिसाइलें उसने तैयार कर दी थी, यहां तक कि भारत के जो फाइटर प्लेन हैं वो भी तैयार हो गए थे। इस बात का खुलासा उस वक्त के जो वायुसेना अध्यक्ष थे उन्होंने बाद में खुलासा किया कि भारत की वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया था कि कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए जो है आपको आदेश दिया जा सकता है। हालांकि इस बीच एक कोशिश और हुई थी भारत की तरफ से कि जो भारत ने यह भी कहा था जब अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया है, उनके पास है, जब ये खबर आई थी तो भारत ने यह भी कहा था कि हम अपना विमान जो है भेजते हैं और अभिनंदन को जो है पूरे सम्मान के साथ रिहा कर दिया जाए, भारत का विमान उन्हें ले आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसको स्वीकारा नहीं। जब पाकिस्तान ने नहीं स्वीकारा तब भारत ने जो है दरअसल अपनी भौहें टेढ़ी की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन ये प्रण कर लिया था कि किसी भी हालत में जो है अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाना है और अगर पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो जो अंजाम होगा भुगता जाएगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, यह भारत ने तय कर लिया था। और जब अजय बिसारिया की किताब में इस बात का खुलासा है कि जब ये सब चीजें पाकिस्तान में जब ये सब हलचल शुरू हुई तो देर रात को बाकायदा जो है इमरान खान ने देर रात को जो है वो संपर्क किया और बार बार उन्होंने कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हो जाए। यानी इमरान खान वहां से उस कत्ल की रात जब भारत की मिसाइलें तैनात थी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके, जब भारत के फाइटर प्लेन तैयार थे पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरने के लिए, पाकिस्तान की तरफ जो है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भारत तैयार था, ठीक उसी वक्त इमरान खान जो है वो रहम की भीख लेकर, ठीक उसी वक्त इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अजय बिसारिया अपनी किताब में बताते हैं कि उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हुई। अब इसके मायने आप लगाइए कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दूसरे प्रधानमंत्री को यह जानकारी हुई होगी, जरूर हुई होगी। तो दूसरे प्रधानमंत्री ने बात क्यों नहीं की? अब आप समझिए ये पूरा जो है
ये पूरे जो दिमाग की जो होता है ना, मेंटल एक प्रेशर देना और जो मेंटल गेम होता है, ये पूरा का पूरा जो है, ये जो मानसिक जो एक जो लड़ाई होती है, ये पूरी है। तो भारत ने इस लड़ाई को जीतने के लिए कितनी तैयारी की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इमरान खान के कहने के बावजूद, उनकी रिक्वेस्ट के बावजूद वो नहीं आए। अजय बिसारिया ने इमरान खान को क्या संदेश दिया कि प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है, आपको कोई बात करनी है तो मुझसे कीजिए, आपको कोई संदेश देना है तो मुझको दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत की तरफ से ये पाकिस्तान को इशारा कर दिया गया था कि हम तो हमला कर देंगे, हाँ करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं, अगर आपको बातचीत नहीं हमको चल करने, हमको ये नहीं कि आप आइए टेबल पे बैठिए बातचीत करें, आप सीधा सीधा अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान कीजिए, नहीं तो भारत युद्ध के लिए तैयार है। उससे कम पर हम ना कोई बात करेंगे, ना हम जो है टेबल पे बैठेंगे, ना हमें कुछ और चाहिए। तो ये कड़ा संदेश भारत की तरफ से दे दिया गया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद अगले दिन जो है 28 फरवरी को, 27 फरवरी की रात थी, पूरी रात सोचिए इमरान खान ने, जनरल बाजवा ने किस तरह से पूरी रात बिताई होगी कि भारत की तरफ से हमला ना जो हो जाए, भारत की तरफ से हमला ना हो जाए। और इसी बीच ये भी हुआ कि बाकायदा जो है पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और साथ साथ जो है ब्रिटेन के जो राजदूत थे और ब्रिटेन के जो सत्ता थी, उनसे भी संपर्क साधा गया। भारत से भी बात हुई, भारत से बताते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की और साथ साथ ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनकी बातचीत हुई, ऐसा बताया जाता है। लेकिन भारत ने उस वक्त अमेरिका को और पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया था कि हम इस बार बिल्कुल नहीं रुकेंगे और हम इस बार जो है पाकिस्तान पर हमला करेंगे अगर अभिनंदन को कुछ भी हुआ। तो भारत ने अपने फौलादी इरादे जाहिर कर दिए थे कि हम किसी भी कुछ भी कम पर जो है स्वीकार नहीं है। और उसके बाद 28 फरवरी की सुबह इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संसद के अंदर ये ऐलान करते हैं, ये कहते हैं कि अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान रिहा करेगा। हालांकि इमरान खान यहां पर जो है एक गेम खेलते हैं या एक पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं। वो कहते हैं कि शांति की प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान जो है अभिनंदन को छोड़ रहा है। लेकिन शांति की प्रक्रिया कितनी थी आप समझ सकते हैं। दरअसल शांति की नहीं, ये डर की प्रक्रिया थी और भारत के जो हमले के डर से बचने के लिए इमरान खान ने ऐसा किया था। तो इमरान खान ने कहा कि भाई हम शांति की प्रक्रिया के तहत अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर रहे हैं। और उसके बाद अभिनंदन वर्धमान को सुरक्षित भारत को सौंप दिया गया। ये हम सब ने देखा। अब इस कहानी के जो अलग अलग पक्ष हैं वो समझने की जरूरत है कि दरअसल भारत कितना आज बदल गया है। आज भारत जो है वो दरअसल किस तरह से बात करता है, किस तरह से भारत जो है पाकिस्तान से डील करता है, इसको समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फौलादी नीति है उसको समझने की जरूरत है कि भारत कहीं पर भी हल्का नहीं पड़ा, कहीं पर भी भारत ने जो है वो नजरें नीची नहीं की बल्कि नजर उठा के बात करता रहा। और भारत ने साफ तौर पर कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल जब अभिनंदन की वापसी हो जाती है उसके बाद अब एक बात और इसमें समझने की बात है, ये जो भारत में जो मोदी विरोधी गैंग है ना, जरा इसकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत तो बदल गया। मैं इस मानसिकता के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले ये सब चीजें एक बार और क्लियर कर देते हैं कि दरअसल बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये बात कितनी सच है, कौन जानता है, तो किताब में लिखा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए 2-3 चीजें हैं जो इन अजय बिसारिया की किताब में जो कुछ खुलासे हुए हैं वो उसकी पुष्टि करती हैं। पहली बात, इमरान खान ने जो है ये बात संसद में खुद कही थी कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की। तो देखिए एक बड़ा सबूत आपको क्या मिलता है। इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस रात जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की कोशिश की थी, कोशिश की, लेकिन बात हुई नहीं। और यही बात अजय बिसारिया ने अपनी किताब में कही है और इसीलिए इसको कत्ल की रात कहते हैं कि भारत का रुख जो है कैसा था वो समझ में आता है। उसके बाद एक दूसरा उदाहरण, जो सरदार अयाज सादिक जो है पाकिस्तान में वो PMLN के एक सांसद हैं, उन्होंने संसद के अंदर ये बात कही थी कि हमको जब ये जानकारी दी गई तो उसके बाद जो है उस वक्त जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी थे उन्होंने जानकारी दी और उस वक्त जो है जनरल बाजवा और इनके पैर कांप रहे थे और उन्होंने बताया कि भारत जो है युद्ध के लिए पूरी तरह से भारत ने ठान लिया है कि वो हमला बोल देगा, इसलिए जो है अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। ये जो है ये जो बयान है पाकिस्तान की संसद के अंदर दिया बयान है और किसका, सरदार अयाज सादिक का बयान है। जरा एक बार उसको भी सुन लीजिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए
पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो सुनो आपने, सरदार अयाज सादिक जो हैं ये कोई बीजेपी के मेंबर नहीं है, ये कोई मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त नहीं है, ना ही ये गोदी मीडिया वाले हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा आपने सुन लिया होगा, संसद के अंदर कहा था। अच्छा, इस पूरी घटना को समझते समझते एक बात और मैं आपको बता दूं कि दरअसल पाकिस्तान कितने खौफ में था, इसको समझने के लिए एक बात और है, एक घटना और है जिसका दरअसल जो है इसमें इसका खुलासा जो है वो अजय बिसारिया ने अपनी किताब में किया है। इस पूरे घटना के बाद मई में, करीब करीब 23 मई के आसपास की बात है, 23 मई के आसपास, यानी ये पुलवामा का घटनाक्रम, ये भारत का जो एयर स्ट्राइक था, अभिनंदन की वापसी, ये सब जो है फरवरी में, मार्च में सब पूरा हो गया। उसके बाद मई के अंदर जाकिर मूसा, कश्मीर का एक बड़ा आतंकी है, उस आतंकी को कश्मीर में मार गिराया गया था। ये वही समय था जब भारत जो है धीरे धीरे 5 अगस्त की तरफ बढ़ रहा था, जब कश्मीर से 370 की विदाई हो गई। तो मई के अंदर जो है वो तारीख, 23 मई तारीख है, जब जाकिर मूसा को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया, एक बड़े आतंकी को मार गिराया। उसके बाद जो अलकायदा और जब दूसरे आतंकी संगठन हैं वो ये चाहते थे कि भारत पर पुलवामा जैसा एक और हमला किया जाए। वो दरअसल जो जाकिर मूसा, उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे, और मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने भारत में एक और बड़ा पुलवामा जैसा आतंकी हमला करने की बाकायदा साजिश रची, योजना बनाई। लेकिन पाकिस्तान के जो ISI, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की तरफ से रात 2 बजे अजय बिसारिया को इसके बारे में जानकारी दे दी पाकिस्तान की तरफ से। यानी सोचिए कि एक तरफ आतंकी हमले की कोशिश हो रही है और उसमें आतंकी संगठन है, लेकिन पाकिस्तान खुद जो है भारत को सूचना दे देता है कि ऐसा आतंकी हमला हो सकता है और इसके लिए आप सतर्क हो जाइए और जो कुछ अपना बचाव कर सकते हैं कर लीजिए। अब ऐसा क्यों कहा? ऐसा 2 कारणों से कहा। एक तो अगर ये आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान अपने आप को कहे भाई देखिए हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि अगर भारत एक बार फिर ऐसा कोई आतंकी हमला होता तो नरेंद्र मोदी तो तैयार बैठे थे कि एक बार फिर जो है पाकिस्तान को जो है एक बार जो है सबक सिखाया जाए, एक और स्ट्राइक की जाए। तो पाकिस्तान को लगा एक और स्ट्राइक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही जो है ये खबर लीक कर दी कि देखिए मतलब हमारा कोई हाथ नहीं है, ये लोग वो कर रहे हैं और आप जो है रोक लीजिए, नहीं तो बाद में हमारे ऊपर बात आएगी। और उसके बाद जो है जब सुरक्षा बलों ने, जब उस पूरी जो सूचना दी गई थी, जो ISI की तरफ से जो है वो सूचना भारत को दी गई थी, जब भारत ने उसके ऊपर वर्कआउट किया तो वो जो सूचनाएं थी बिल्कुल सही निकली। इसी तरह की एक और हमले की प्लानिंग हो रही थी जो नहीं हो सका। तो ये घटना बताती है कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत को लेकर कितने खौफ में था। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात आपको जरूर बताऊंगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये भी समझना चाहिए। दरअसल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से कुछ समय पहले 2014 में जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद इंटरव्यू किया था, तब मैंने उनसे पाकिस्तान को लेकर कई सारी बातें की थी, कहा था। तो मेरे इस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल ये जो पाकिस्तान की समस्या है ना, ये पाकिस्तान की समस्या जो है ये पाकिस्तान में कम है, भारत की तरफ से समस्या ज्यादा है। तो मुझे जो इंटरव्यू नरेंद्र मोदी ने उस वक्त 2014 में दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान का संदर्भ चलने में उन्होंने कहा कि दरअसल भारत की नीति को बदलने की जरूरत है। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा 125 करोड़ लोगों का देश है, उस वक्त भारत की आबादी करीब 125 करोड़ थी। उन्होंने कहा 125 करोड़ लोगों का जो है भारत देश है, आंख झुकाकर नहीं जी सकते और हम आंख से आंख डालकर बात करेंगे। उन्होंने कहा ना हम आंख किसी को दिखाएं ना आंख झुकाएं, और आंख में आंख डालकर बात करें। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि भारत को डरे हुए, मरे हुए, घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने करके भी दिखाया, जो कहा था उसको करके भी दिखाया। उन्होंने कहा 125 करोड़ का देश, वो जो है आंख झुकाकर, डरे हुए, मरे हुए, घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है। अरे जरा आंख मिलाकर उनसे जो है मजबूती से बात कीजिए, और नरेंद्र मोदी ने यही करके दिखाया। जरा एक बार सुनिए क्या कहा था मुझे। 12 समस्याओं की जड़ ज्यादा दिल्ली में है। अगर दिल्ली में मजबूत सरकार है तो सब हमसे दोस्ती करेंगे भाई, सब हमसे अच्छा संपर्क करें। मुसीबत हम भी कहें ना, वो है मजबूत कैसे है? ज्यादा हथियार लेकर या फिर नहीं, देखिए अब जमाना चला गया हथियारों का, बम बंदूक पिस्तौल का जमाना चला गया। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से चलते हैं, नॉलेज ट्रांसफर से चलते हैं,
ट्रेड ट्रांसफर से चलते हैं। विश्व बदल चुका है जी, पूरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कैरेक्टर बदल चुका है, लेकिन हम अभी घिसे पीटे पड़े हैं, उसी में फंसे पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हमारा रवैया क्या होना चाहिए? आंख दिखा करके दुनिया से नाता नहीं जुड़ता है। न कोई आंख दिखा करके हमसे जुड़ सकता है, न हम आंख दिखा करके किसी से जुड़ सकते हैं। आंख झुका कर भी नहीं जिया नहीं सकता, और 125 करोड़ का देश कब तक आंख झुका करके जिएगा? नहीं, पर अगर और सीमा इसलिए पे हमारा कहना यह है, आंख झुका कर भी मत जियो, आंख दिखा कर भी जीने के सपने मत देखो। हमारी कोशिश होनी चाहिए, आंख मिला करके देखो, आंख से आंख मिला करके देखो। आप में इतना हौसला होना चाहिए, और 125 करोड़ देशवासियों का अगर आपके पीछे बल है और दुनिया की एक महाशक्ति बनने की संभावना पड़ी है, तो उस भारत को डरे मरे घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है? तो मोदी जी ने जो कहा था उसको करके दिखाया, और इसीलिए जो है पाकिस्तान के जो है वो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन भारत में जो मोदी विरोधी गैंग है, आप सुनिए उसकी मानसिकता को समझिए। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अक्सर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो कुछ दुष्प्रचार करते हैं, अभी मालदीव को लेकर भी जिस तरह के दुष्प्रचार हो रहे हैं, मालदीव को लेकर भी जो है लगातार ये जो गैंग है जिसमें कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, और एक पूरे पत्रकारों की एक फौज है जो बाकी पत्रकारों को गोदी मीडिया कहती हैं, वो सारी फौज है जो भारत विरोधी जो गैंग है, मोदी विरोधी जो गैंग है। उसमें उन्होंने क्या, उस समय बाकायदा इन्होंने इमरान खान को लेकर के एक पूरा अभियान चलाया, मुहिम चलाई। ये कहा कि इमरान खान ने जो है अभिनंदन वर्धमान को वापस किया है, और इसके लिए इमरान खान को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। सोचिए, एक तरफ भारत से डर कर वो लौट आ रहा है, और यहां पर जो है, जो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, जो मोदी विरोधी गैंग है, भारत विरोधी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि इमरान खान को मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, इसमें कई बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे, और जस्टिस मार्कंड काटजू जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्री शामिल थी। पत्रकारों का नाम लूंगा तो आप सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन कई पत्रकारों ने उस वक्त एक लंबी मुहिम चलाई ये बताने के लिए कि देखिए ये इमरान खान कितने अच्छे हैं, कितने दरिया दिल हैं। भारत के लोग जो है वोट बटोरने में लगे हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कितना बड़ा दिल दिखाया, दरिया दिली दिखाई। वाह वाह इमरान खान, वाह वाह इमरान खान के लिए ये लोग ताली बजा रहे थे। और आज सच क्या निकला, तो समझिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अब आपको एक और, ये तो भारत के तरफ के जो है पत्रकार हुए, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग, अब ये जो खुलासा हुआ इस पर क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में दरअसल ये हो रहा है कि पाकिस्तान में अब लोग खुलकर कह रहे हैं, वहां के जो यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो बड़ी कमजोर है। देखिए भारत के सामने कैसे घुटने टेक दिए। तो सोचिए पाकिस्तान के लोग भी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। यहां तक लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन है वो तो ये कहती है कि हम पहले हमला करेंगे, यानी कि भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो ये कहती है कि हम पहला हमला कभी भी हम नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इससे उलट है, उसने तो खैर चोरी की पूरी न्यूक्लियर जो है डिजाइन कर रहा है, पूरा उसने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है चोरी का बनाया, तो उसकी डॉक्ट्रिन भी यही है कि वो पहले हमला कर देगा। तो पाकिस्तान में अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये आपने परमाणु बम बनाए थे तो आपने क्यों नहीं भारत पर उस वक्त हमला कर दिया, आप डर क्यों रहे थे इतना। तो इस तरह की बात वहां पे लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो पूरा है मामला ये दरअसल बाजी पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण कही जा रही है कि भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आप सोचिए भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, उसको लेकर भी पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और पूरी दुनिया ने जो है वो दरअसल भारत की इस एयर स्ट्राइक को जो है वो स्वीकारोक्ति उसको दे दी थी। भारत की इस एयर स्ट्राइक को स्वीकार कर लिया था कि हाँ भारत के पास इस बात का हक है, भारत ने जो किया सही किया। पूरी दुनिया ने मान लिया था, इसलिए पाकिस्तान और डरा हुआ था कि जब दुनिया उनकी एयर स्ट्राइक के बावजूद कुछ नहीं कह रही तो अब हम पे हमला भी कर देगा तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तो आज जो लोग नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पे सवाल उठाते हैं ना, उनको ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया कैसे बदल गई, कैसे नरेंद्र मोदी की नीति ने पाकिस्तान को बदल कर रख दिया। इस बात को समझिए। अब अंत में आपको चलते चलते एक आखिरी बात याद दिला देता हूं। 1971 में आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के अंदर भारत की फौजों ने इतना जबरदस्त कारनामा करके दिखाया था कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो है वो पकड़ लिए थे, कब्जे में आ गए थे। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। उस वक्त भारत ने, दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी सेना ने इतनी बड़ी संख्या में युद्धबंदी पकड़े, लेकिन भारत ने पकड़े।
लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि भारत ने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के रिहा कर दिए, लेकिन उसी युद्ध में भारत के जो 54 सैनिक, सोचिए कहाँ 93,000 सैनिक, कहाँ 54 सैनिक, भारत ने 93,000 सैनिक छोड़ दिए, लेकिन भारत के जो 54 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे उनका आज तक अता पता नहीं है। वो पाकिस्तान की जेलों में हैं, सड़ रहे हैं, क्या हैं, जिंदा हैं कि नहीं हैं, किस हाल में हैं, ये कोई नहीं जानता। उस वक्त अगर भारत की जो सबसे लो महिला जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस वक्त वो चाहती तो 93,000 सैनिकों को छोड़ने के बदले में ये कह सकती थी कि हमारे कश्मीर को पूरी तरह से खाली कर दो। वो ये कह सकती थी कि भारत के जो सैनिक आपने पकड़े हैं उनको भारत को सौंप दो। लेकिन जो युद्ध भारतीय सेना ने दरअसल जीता था, वो युद्ध हमने टेबल पे बैठकर गंवा दिया। और नरेंद्र मोदी इमरान खान से बातचीत करने टेबल पर आए ही नहीं, और इस तरह से उन्होंने अपने एक जवान को भी जीवित सुरक्षित बिना खरोंच लगे पाकिस्तान से बचा लिया। ये है देश को चलाने की नीयत और नीति, और देश को इस तरह की पॉलिसी की जरूरत है, देश को इस तरह के नेता की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।